अरे बहुत बहुत धन्यवाद। जसू जी कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग एक पहले सबको भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जसू जी कल जीनी प्रारूप करके आए बेटा? ब्रेक नहीं हुआ मतलब? बाहर गए ही नहीं? हाँ तो क्या हो गया, यहीं पे बैठ जाओ, क्या कर रहे? जाओ जाओ जाके आ जाओ, जब तक मैं ऑनलाइन वालों से गप्पे मार लेता हूँ। जाओ जाके आ जाओ। हाँ भाई, की हाल चाल है सबके ऑनलाइन वालों? क्या क्या क्या? आपसे बात करेंगे आज, गप्पे मारेंगे आज, बढ़िया। किसकी? ओह, अरे मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और बाकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? कॉकरोच तो है, फ्रॉग और अर्थवर्म जितना एनसीईआरटी में उतना तो पढ़ ही लेना। वैसे सवाल विकल्प में ही आता है जनरली, क्योंकि अब तो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, तो विकल्प में अगर सवाल आ जाए तो कर सकते हो एनसीईआरटी बेस। दीपक जी बढ़िया है, हम भी यहाँ पे। और कौशल जी क्या हाल है? अच्छा अभिषेक जी ना के आए आज, बहुत बढ़िया। हाँ राजपाल जी, लाल लाल नहीं पहन के आए, सिर्फ लाल ही पहन के आए हैं, दो लाल नहीं है। इस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं? 3 से 4 सवाल नीट में। टेस्ट में जेनेटिक्स आ रहा है क्या? नहीं। हाँ अक्षिता जी, अभी आपके कमेंट्स आए हैं। देखो यार, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो फिर तो उस समय कमेंट पे ध्यान नहीं जाता है यार। अब आज देखो आपके कमेंट ही देख रहा हूं सिर्फ। अरे बधाई हो भाई घर के शुभारंभ के लिए, बहुत बहुत। जेनेटिक्स आसान लग रहा है तो आसान ही है भाई, हर पार्ट आसान ही होता है। सिलेबस कम होगा एग्जाम से पहले, काफी पहले। अरे इतने तेजी से जा रहे तो दिख और नहीं रहे हैं, पता ही। इस पूरी यूनिट से कितने यूनिट, मतलब जेनेटिक्स से बताया ना बेटा, 3 से 4 प्रश्न हैं। 4 o'clock बजे नहा लिए, क्या बात है। हाँ तो दिवाली की छुट्टियां कब से होंगी? अरे घर पे तो बैठे हो यार, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कहां छुट्टियां हैं, क्या नहीं छुट्टियां हैं? टेस्ट का सिलेबस क्या है भाई? रिप्रोडक्शन, जनन वाला जो यूनिट है वो आ रहा है टेस्ट में। चलो भाई आ जाओ। पहले तो ये बताओ, कल वाला जो अपन ने जीनी प्रारूप किया था, अब वो जीनी प्रारूप सबको ध्यान है? अगर कोई भी रोग लिंग सहलग्न होगा तो उसको XX XY से सॉल्व करोगे। कोई भी रोग ऑटोजोमल होगा तो उसको A से सॉल्व करोगे। अगर X सहलग्न अप्रभावी है तो उसमें महिलाएं क्या होंगी? वाहक। लेकिन अगर X सहलग्न प्रभावी रोग है तो उसमें वाहक नहीं होगा। इसी तरह से ऑटोजोमल अप्रभावी अगर है तो ऑटोजोमल अप्रभावी में पुरुष और महिला दोनों वाहक होंगे, हां या ना? ऑटोजोमल अप्रभावी में पुरुष और महिला दोनों वाहक होंगे, हां या ना? होंगे। और ऑटोजोमल प्रभावी में वाहक नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब इधर देखो, प्रश्न अपन ने कल एक दो किए थे, आओ।
ठीक है, अब मैंने आपके पास ये मैंने आपके पास एक वंशावली या पेडिग्री दी है और इस वंशावली को देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा रोग या लक्षण दर्शा रहे हैं। लिंग सहलग्न प्रभावी, लिंग सहलग्न अप्रभावी, ऑटोजोमल प्रभावी या ऑटोजोमल अप्रभावी। लिंग सहलग्न प्रभावी, शॉर्ट ट्रिक से तो क्या निकालोगे? लिंग सहलग्न प्रभावी जीनी प्रारूप बना के कंफर्म भी करो। जीनी प्रारूप के द्वारा कंफर्म भी कर लो। अरे अमन जी क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। पहली चीज, हर पीढ़ी में लक्षण है, माता पिता में भी रोग है, बच्चों में भी रोग है। हर पीढ़ी में एक लक्षण या रोग आ रहा है तो हम क्या लेके चलेंगे? प्रभावी। और जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में केवल किसमें रोग है? केवल पुत्रियों में, तो हम क्या लेके चलेंगे? लिंग सहलग्न। एक्स लोगे या वाई लोगे? एक्स ही लोगे ना, वाई में तो सिर्फ पुरुष ही रोगी होते। तो आपके पास शॉर्ट ट्रिक से तो आ गया कि ये एक्स सहलग्न प्रभावी रोग है। अब इसको जीनी प्रारूप से सॉल्व करते हैं। अब देखो, एक्स सहलग्न प्रभावी है, पिता क्या है? रोगी। तो पिता का जीनी प्रारूप x.y। महिला सामान्य है तो महिला को वाहक ले लूं। अब ये गलती, जब आप प्रभावी ले रहे हो तो महिला वाहक नहीं आएगी। XX। अगर ये अप्रभावी होता तो अपन वाहक ले सकते थे। प्रभावी रोग में वाहक नहीं आएगा। अब पिता का X गुणसूत्र किसको मिलता है? पुत्रियों को। पिता का X गुणसूत्र पुत्रियों को मिलेगा तो सारी पुत्रियों में रोग है। और पुत्र का X क्रोमोसोम माता से मिलेगा, इनमें कोई रोग नहीं है। मतलब हमारी शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम करेगी। अगर एक विकल्प निकालना है, आंसर क्या हो गया? X सहलग्न प्रभावी। बस एक गलती याद रखना, जब रोग आप प्रभावी ले रहे हो तो वाहक मत बना देना। वाहक बनाते ही दो गलतियां हो जाएंगी। जैसी वाहक बनाओगे तो पुत्र में भी रोग आ जाएगा, और पुत्र में रोग नहीं दे रखा है। क्लियर ये बात? ये सबको समझ आया? एक्स सहलग्न प्रभावी क्यों है, और प्रभावी होते ही वाहक नहीं होंगे। और देखो, प्रभावी में संकरित क्या हो जाएंगी? रोगी। अब आप बोलोगे सर ये तो वाहक, ये वाहक अप्रभावी में होते। वाहक, ये प्रभावी रोग में ये दोनों क्या हो जाएंगी? रोगी। पक्का? नेक्स्ट करें। लिख लो एक बार। हाँ, प्रभावी तो है ये। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये मैंने एक वंशावली अब आपको दे दी। अब इस वंशावली में आपको बताना है दिया गया लक्षण क्या है। और जो भी उत्तर आप निकालोगे उसको जीनी प्रारूप बना के कंफर्म भी करना है। क्या आंसर आएगा? प्रभावी या अप्रभावी?
अप्रभावी क्योंकि माता पिता में रोग नहीं है, बच्चों में है, तो जनरेशन स्किप हो गई, है तो अप्रभावी। और पुत्र और पुत्री दोनों रोगी हैं, तो क्या लेके चलोगे? ऑटोजोमल अप्रभावी। तो इसको आप ऑटोजोमल अप्रभावी। अब सॉल्व करो। अरे जसू जी कहां है हमारे? जसू जी, पिछला सवाल क्लियर था? पक्का? ये वाला ऑटोजोमल अप्रभावी है। कैसे? माता पिता में रोग नहीं है, मतलब एक पीढ़ी में रोग नहीं है, दूसरी पीढ़ी में आ रहा है, तो अपन क्या लेके चलेंगे? अप्रभावी। और पुत्र और पुत्री दोनों बच्चे, पुत्र भी और पुत्री भी रोगी है, तो क्या लेके चलेंगे? ऑटोजोमल। अब बनाओ एक बार जीनी प्रारूप। पहली चीज याद रखना, ऑटोजोमल रोग कर रहे हो तो एक्स 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 वाई मत करना, ए से सॉल्व करेंगे। तो इधर देखें, ऑटोजोमल अप्रभावी तो माता पिता दोनों वाहक होंगे। माता पिता को आपको क्या करना पड़ेगा? वाहक लेना पड़ेगा। दोनों माता पिता वाहक ले लिए। अब इसमें से ये रोगी है, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इसको आप क्या लेके चलोगे? ये रोगी तो है नहीं, इसको वाहक लेना पड़ेगा, मतलब इसको आप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए में से क्या लेके चलोगे? क्योंकि कैपिटल ए लोगे तो कोई रोगी नहीं आएगा, तो इसको आप क्या लेके चलोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, और इससे आपके पास रो। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? ऑटोजोमल अप्रभावी। ठीक है, क्लियर है? पक्का? अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, अब उसमें आपको एक से अधिक विकल्प निकालने पड़ेंगे, और जब एक से अधिक विकल्प निकालने पड़ेंगे तो हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको जीनी प्रारूप बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, करें, इधर आओ। या एक और पहले करते हैं, उसके बाद वो कराता हूं। ये हटा दूं? अब एक सेकेंड, मैंने आपको एक वंशावली दी है, वंशावली में 1 से लेकर 10 तक की आपके पास चीजें हैं, और मैंने आपको कह दिया ये बीमारी कौन सी बीमारी है? थैलेसीमिया। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वंशावली कौन सा रोग दर्शा रहा है? ऑटोजोमल अप्रभावी। थैलेसीमिया कैसा रोग होता है? ऑटोजोमल अप्रभावी। प्रश्न यह है कि ये जो 1 से लेकर 10 तक की मैंने नंबरिंग की है, आपको यह बताना है इनमें से निश्चित वाहक कौन कौन से हैं, मतलब जिनको आप कंफर्म कैरियर्स कहोगे। 1 से लेकर 10 तक वंशावली क्या दर्शा रही है? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कौन सा है? ऑटोजोमल अप्रभावी। तो ऑटोजोमल अप्रभावी रोग दे रखा है, इसमें आपको निश्चित वाहक कंफर्म कैरियर कौन कौन से हैं यह बताना है।
निश्चित वाहक कौन कौन से हैं? शाबाश, बढ़िया। भाई देखो, सबसे पहले जो जो शेडेड है ये तो रोगी हो गए, ये तो आपके पास रोगी हो गए। अब माता पिता को दोनों को वाहक लेना जरूरी है, क्योंकि दोनों को वाहक नहीं लोगे तो रोगी नहीं आएंगे। तो निश्चित वाहक में आपके पास फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। थर्ड और फोर्थ जरूरी नहीं है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब सातवां निश्चित वाहक होगा, क्योंकि अगर इसको वाहक नहीं लोगे तो अगली पीढ़ी में रोग नहीं आएगा। तो आपके पास सातवां भी निश्चित वाहक है और 10वां भी आपके पास निश्चित वाहक, क्योंकि कैपिटल ए आ नहीं सकता। तो निश्चित वाहक कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ और 10th। पक्का? निश्चित वाहक फर्स्ट, सेकंड, सेवेंथ और 10th। सही। ठीक है, ले लूं आगे। नेक्स्ट, अब सवाल सुन लेना। सवाल यह है कि ये जो वंशावली मैंने बनाई है, आपको यह बताना है कि यह वंशावली कौन सा लक्षण नहीं दर्शा सकती। इसका मतलब आपको यह पता करना है कि कौन कौन से दर्शा सकती है और कौन से नहीं। तो आपको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? जीनी प्रारूप से पता करना पड़ेगा। भाई आपके पास कितनी संभावनाएं? 4। या तो रोग लिंग सहलग्न प्रभावी होगा, या लिंग सहलग्न अप्रभावी, या ऑटोजोमल प्रभावी, या ऑटोजोमल अप्रभावी। तो चारों में से आपको यह बताना है कि कौन सा लक्षण यह नहीं दर्शाएगा। करो सॉल्व एक बार। यह वंशावली कौन सा लक्षण नहीं दर्शाएगा? नहीं, मतलब लक्षण कौन सा नहीं होगा? ऑटोजोमल प्रभावी, अप्रभावी, लिंग सहलग्न प्रभावी, अप्रभावी, कौन सा नहीं देखा जाएगा? देखें, सॉल्व करें अब एक एक करके। देखो भाई, सबसे पहले तो
सबसे पहले तो हमको यह लग रहा है कि हर पीढ़ी में रोग है और पुत्र और पुत्रियां दोनों हैं, तो पहले मैं इसको क्या लेके चलता हूं, ऑटोजोमल प्रभावी। तो मैं पहला केस लेके चल रहा हूं कि यह ऑटोजोमल प्रभावी होगा क्या। अब याद रखना, ऑटोजोमल प्रभावी का जीनी प्रारूप अलग हो जाएगा, अप्रभावी वाला नहीं होगा। अब सुनना, ऑटोजोमल प्रभावी में यह रोगी नहीं है, ये रोगी नहीं है तो इसको लिखेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए। प्रभावी रोग है, याद रखना, प्रभावी में सामान्य कौन होता है, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये रोगी है, ये रोगी आप कैपिटल ए भी ले सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल ए। लेकिन कैपिटल ए रोगी लोगे तो सब में रोग आ जाएगा, सब में नहीं है, इसलिए इसको संकरित लेके चलेंगे। ये वाहक नहीं है, याद रखना, फिर कह रहा हूं, हम कौन सा रोग ले रहे हैं, प्रभावी, वाहक नहीं है। तो इसमें रोग है, ये सामान्य, ये फिर सामान्य, इनमें रोग, इसमें रोग, ये सामान्य, ये रोगी, ये रोगी, ये सामान्य। मतलब ये ऑटोजोमल प्रभावी जा रहा है। अब इसको ऑटोजोमल अप्रभावी लेके करें। भाई आपको एक से अधिक विकल्प निकालने हैं तो सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। अब ऑटोजोमल अप्रभावी निकालता हूं, सेकंड कंडीशन, ऑटोजोमल अप्रभावी। अब जीनी प्रारूप बदल जाएगा। अप्रभावी का मतलब ये रोगी है तो स्मॉल ए स्मॉल ए, ये वाहक लेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, ये भी जा रहा है। मतलब ये वंशावली ऑटोजोमल अप्रभावी भी है। सॉल्व करके देख रहे हैं हम लोग। अब तीसरी कैटेगरी क्या लेके चलें, लिंग सहलग्न अप्रभावी लेके चलते हैं। तो तीसरी कैटेगरी में क्या लेके चल रहा हूं, एक्स सहलग्न अप्रभावी। अब एक्स सहलग्न अप्रभावी में पुरुष रोगी है, कैसे लिखूं, और माता को क्या ले ले, वाहक, अप्रभावी में वाहक हो सकती है। अब इसके हिसाब से एक पुत्री में रोग आना चाहिए और एक पुत्र में भी रोग आना चाहिए, आ रहा है। ये देखो, पुत्री में रोग आ रहा है, पुत्र में रोग आ रहा है। इस माता को फिर वाहक ले लो, इससे फिर पुत्री में रोग आ रहा है, पुत्र में रोग आ रहा है। तो ये एक्स सहलग्न अप्रभावी भी है। सॉल्व करके मैंने कहा जब एक से अधिक विकल्प होंगे तो जीनी प्रारूप से सॉल्व करना पड़ेगा। अब चौथा और आखिरी कैटेगरी देख ले, क्या ये एक्स सहलग्न प्रभावी है क्या, एक्स सहलग्न प्रभावी, ये रोगी है, प्रभावी में ये रोगी है, तो इसका जीनी प्रारूप तो यही रहेगा। माता को वाहक ले नहीं सकते क्योंकि प्रभावी में वाहक नहीं होगा, तो ये एक्स एक्स। अब इससे सारी पुत्रियों में रोग आना चाहिए और कोई पुत्र रोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। एक तो सारी पुत्रियों में रोग आ भी नहीं रहा और पुत्र में रोग आ रहा है, इसमें इस हिसाब से पुत्र में रोग नहीं आना चाहिए। तो ये वंशावली कौन सा लक्षण नहीं दर्शा रही, एक्स सहलग्न प्रभावी। मतलब आप एनटीए अब तो सवाल तो सीधा ही देता है, सीधा एनसीईआरटी का ही सवाल देता है, सीधे 4 विकल्प में से एक विकल्प ही निकालना पड़ेगा जो आप ओरली निकाल लोगे शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन अगर आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न भी आ जाए, कौन सा लक्षण हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, तो जीनी प्रारूप बनाकर आप सारा कंफर्म कर सकते हो। पक्का क्लियर है ये? अपने सारे सिस्टम हमने ऑटोजोमल प्रभावी लेके सॉल्व किया, फिर ऑटोजोमल अप्रभावी लेकर सॉल्व किया, फिर एक्स सहलग्न अप्रभावी और एक्स सहलग्न प्रभावी। एक और करोगे सेम इसी तरह से? तो इसका आंसर तो ये हो गया कि ये कौन सी वंशावली नहीं दर्शा रहा, मतलब एक्स सहलग्न प्रभावी नहीं दर्शा रहा। एक और कर लेते हैं। हाँ, ले लूं आगे।
ठीक है, अब एक बार करना आप लोग, आगे ले लूं। आ जाओ। कैसे मतलब नहीं हो सकती है? ये किसने कहा आपको कि नहीं हो सकती? अबे तेरी, अब इसमें आपको बताना है कि दी गई वंशावली कौन सा लक्षण नहीं दर्शा रही। दी गई वंशावली कौन सा लक्षण नहीं दर्शा रही। बस बाकी तीनों दर्शाएंगे। नहीं दर्शाएगा, बाकी सब दर्शाएंगे। मतलब आप लोग कह रहे हो एक्स सहलग्न अप्रभावी नहीं होगा, बाकी सब होंगे। गुड। करें, सबसे पहले ऑटोजोमल प्रभावी लेके चलते। तो मैंने पहला केस ले लिया यहां पर, ऑटोजोमल प्रभावी। अब ऑटोजोमल प्रभावी में ये तो नॉर्मल, इसको रोगी लेके चलोगे तो इसको संकरित लेंगे, संकरित लेके चलोगे ये रोगी, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रोगी, ये नॉर्मल, ये रोगी और ये नॉर्मल। इसका मतलब ऑटोजोमल प्रभावी तो जा ही रहा है। अब इसको नेक्स्ट देखें, ऑटोजोमल अप्रभावी। इसको मैं अब क्या देख रहा हूं, ऑटोजोमल अप्रभावी। देखें
तो ये आपके पास वाहक, ये रोगी, वाहक, रोगी, वाहक, रोगी, वाहक, रोगी, रोगी, वाहक। इसका मतलब ये ऑटोसोमल अप्रभावी भी जा रहा है। अब इसको हम देखें लिंग सहलग्न प्रभावी। ठीक है, अब इसको अपन क्या देख रहे हैं, लिंग सहलग्न प्रभावी। तो पुरुष तो सामान्य है XY, माता को रोगी है तो रोगी मैंने ले लिया ये। अब आप इसमें देखो, रोगी को आप दोनों X से भी ले सकते हो, आप जैसा चाहो। अगर मैं ऐसा लूं तो इसमें महिला में रोग आएगा और पुत्र में भी रोग आएगा। बिल्कुल, महिला में भी रोग आ रहा है, पुत्र में भी रोग आ रहा है, अभी तक तो जा रहा है। अब यहां पर यह सामान्य है, इससे भी पुत्री में भी रोग आएगा और पुत्र में भी रोग आएगा, तो यह X सहलग्न प्रभावी भी जा रहा है। करके देख लो, अपन ने X सहलग्न प्रभावी लेकर किया है। हां, क्या इसमें पूछ लो, क्या डाउट है भाई? X सहलग्न प्रभावी का मतलब यह महिला रोगी हो गई ना। अब मैंने आखिरी लेना है X सहलग्न अप्रभावी। अब X सहलग्न अप्रभावी देखूं तो ये तो सामान्य, इसमें रोग है, तो रोग का जीनी प्रारूप क्या हो जाएगा? दोनों X खराब है, दोनों X खराब। अब दोनों X महिला के खराब हैं तो सारे पुत्र रोगी आने चाहिए और कोई पुत्री रोगी नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहां पर तो पुत्री रोगी आ रही है, तो कौन सा लक्षण नहीं जाएगा? X सहलग्न अप्रभावी। देखो प्रैक्टिस से आएगा, समझ आ रहा है कि आपको हां कैसा करना है, तो इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते रहोगे होता जाएगा। आई समझ में बात? मतलब ये हमने सबसे उच्च स्तर देख लिया, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बना सकता। वंशावली क्या दर्शाएगा, क्या नहीं दर्शाएगा, सब तरह के सवाल आप कर सकते हो जीनी प्रारूप। और अगर आपको जीनी प्रारूप आ गया तो फिर तो शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। हां, 4 में से एक आंसर निकालोगे तो बहुत आसान है। लेकिन ये सब क्लियर दोनों, कौन कौन से दिखा रहे हैं, कौन कौन से नहीं दिखा रहे। तो ये क्या नहीं दिखा रहा? X सहलग्न अप्रभावी नहीं दर्शाएगा। है? एक और करोगे? एक और? चलो फिर ठीक। प्रभावी कैसे हुआ? देखो, पुरुष में तो रोग है नहीं, पुरुष में रोग नहीं है तो इसका तो जीनी प्रारूप XY हो गया। अब महिला रोगी है, कौन सा रोग है? प्रभावी। प्रभावी रोग में तो संकरित अवस्था में ही रोग आ जाएगा, है ना? तो संकरित में रोग। अब ये X गुणसूत्र पुत्र को भी जाएगा और पुत्री को भी जाएगा। पुत्र में गया तो पुत्र भी रोगी हो गया, पुत्री में गया पुत्री भी रोगी हो गई। अब इसको अपन ने, ये सामान्य है, इसमें भी पुत्र में भी जाएगा, पुत्री में भी जाएगा, रोग आ गया। ठीक, पक्का? चलो एक और कर लो यार। इतना समय लग रहा है इसमें?
यार इतना टाइम लग रहा है। वाय सहलग्न यार, सिर्फ सारे पुरुष रोगी हैं और कोई महिला रोगी नहीं है। ये आप लोगों ने ऐसे भावुकता के कारण जवाब नहीं निकाला कि सर सिर्फ पुरुष ही रोगी हो गए तो हैं? इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष रोगी हैं, कोई महिला रोगी नहीं है। तो ये कौन से गुणसूत्र पर होगा? वाय। तो ये आंसर क्या हो गया? वाय सहलग्न को प्रभावी भी कह सकते हो, अप्रभावी भी कह सकते हो, क्योंकि एक ही वाय गुणसूत्र है। ठीक है। हाँ, ये कह रहे एक्स सहलग्न प्रभावी में महिला को दोनों एक्स खराब ले सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ये सवाल बोल रहे हैं कि सर एक्स सहलग्न प्रभावी में दोनों रोगी लोगे, तो इसके हिसाब से तो फिर सब में रोग आ जाएगा। तो आपको इसको क्या लेके चलना पड़ेगा? संकरित। ठीक है भाई, तो वंशावली वाला सिस्टम क्लियर। वंशावली के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? मेंडेलियन रोगों का अध्ययन हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैर मेंडेलियन रोगों की। मतलब मेंडेलियन रोगों के 3 लक्षण क्या थे? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा रहे थे, प्रभावी या अप्रभावी थे, और एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण आ रहे थे। तो अब हम लोग यहां पर गैर मेंडल रोग या नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। अब देखो भाई, गैर मेंडेलियन रोगों में हम लोग बेसिकली अब देखेंगे किसमें प्रॉब्लम होगी? गुणसूत्र में विकार। मतलब हम बेसिकली अब किसकी बात करेंगे यहां पर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब देखो, गुणसूत्रों में विकार जो है वो कैसे हो सकता है? मतलब गुणसूत्रों में विकार दो ही तरीके से हो सकता है, या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाए या गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाए। कोई भी बीमारी अगर गुणसूत्र से संबंधित है तो या तो वो गुणसूत्रों की संख्या में प्रॉब्लम होगी या गुणसूत्रों की संरचना में प्रॉब्लम होगी। तो गुणसूत्रों में विकार दो तरह का हो गया। एक तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। तो लिख लो, गैर मेंडेलियन रोगों की बात हो रही है। गैर मेंडेलियन रोग का मतलब है इनको हम वंशावली के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते, इनमें प्रभावी और अप्रभावी नहीं होगा और जीन में उत्परिवर्तन के कारण भी नहीं होगा। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। पहले अपन किसकी बात करेंगे? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब देखो, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन में दो हम पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं सगुणिता यानी यूप्लॉइडी, और एक असगुणिता या जिसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी।
सगुणिता को हम एक और नाम से भी जानते हैं, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। और बना लो, फिर हम देखते हैं। ठीक है, लिख लिया ये। अब देखो दो चीजें, हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब ध्यान देना, इसमें अपन दो प्रकार की बात करेंगे, सगुणिता या बहुगुणिता, और दूसरा कौन सा आएगा? असगुणिता। ले लूं आगे? अब मैंने यहां पर सबसे पहले ले लिया सगुणिता, या जिसे हम कहते हैं बहुगुणिता। अब देखो, मान लो मेरे पास एक कोशिका है, और मान लो मैंने आपसे कहा मेरे पास एक कोशिका है जिसमें गुण सूत्रों की संख्या द्विगुणित है, 2n का मतलब द्विगुणित है। अब सगुणिता या बहुगुणिता का मतलब है, अगर इस कोशिका में गुण सूत्रों की संख्या 2n से बढ़कर 3n, 4n, 5n, मतलब गुण सूत्रों की संख्या या गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुगुणिता या सगुणिता। तो बहुगुणिता का सिंपल सा मतलब है, जब पूरा का पूरा संपूर्ण गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि देखी जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुगुणिता। अब पहला सवाल है, तो ऐसा कैसे संभव है? मान लो मैंने आपको एक कोशिका दी, मैंने कहा यह द्विगुणित कोशिका है, इस कोशिका में बहुगुणिता कैसे आएगी? किसी भी कोशिका में बहुगुणिता, गुण सूत्रों का सेट, गुण सूत्र का जोड़ा कैसे बढ़ जाएगा? इस कोशिका में ऐसा क्या करूं कि इसमें गुण सूत्र के जोड़े बढ़ जाएं? क्या मेरे को सुनाई नहीं दी? कॉल्चिसिन का उपचार। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, कॉल्चिसिन के उपचार से बहुगुणिता आती है, लेकिन अपन को प्राकृतिक चीज देखनी है। कॉल्चिसिन का मतलब है वो तो आपने कृत्रिम रूप से उपचार दिया, उससे भी होगी बिल्कुल बहुगुणिता, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली इस कोशिका में बहुगुणिता कैसे आ जाएगी? देखो, ये मेरे पास एक द्विगुणित कोशिका ली। अब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन में सबसे पहले किसका विभाजन होता है? केंद्रक का। तो सबसे पहले क्या हुआ? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन हुआ तो ये केंद्रक विभाजित हो गया 2n 2n, और इसके बाद इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य विभाजन से ये कोशिका 2 में विभाजित हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। ये नॉर्मल है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो, केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, तो ये कोशिका 2n से क्या हो गई? 4n। क्या उत्पन्न हो गई? बहुगुणिता। तो एनसीईआरटी में यही दे रखा है कि बहुगुणिता का प्रमुख कारण है कि जब एक कोशिका में केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना होने से क्या उत्पन्न होती है? बहुगुणिता उत्पन्न होती है। ठीक है, लेकिन इससे आपको पता है सर 2n से हमेशा 4n होगा, 3n या 6n होगा। अब मुझे अगर 3n 5n ये सब कैसे आएंगे?
तो बहुगुणिता आप कृत्रिम रूप से भी प्रेरित कर सकते हो और ऐसा किया भी गया है। कैसे किया गया है देखो, ये तो आसान है, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आपको दे रखा है दो चीजें, एक तो आपके पास गेहूं है, वीट, जिसे हम कहते हैं ट्रिटिकम, कैप ए, ये होता है 4N, ये कृत्रिम रूप से, और एक राई का पादप, सीकेल साइंटिफिक नाम होता है इसका, ये होता है द्विगुणित 2N। अब आपको पता है प्राकृतिक रूप से तो गेहूं और राई के बीच में संकरण होगा नहीं, प्राकृतिक में तो समान जाति के मध्य ही क्या होता है, संकरण। लेकिन कृत्रिम रूप से आप दो अलग अलग जातियों के मध्य संकर करा सकते हो, यह कृत्रिम संकरण है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस हुआ तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इसमें भी मियोसिस हुआ, मियोसिस से इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, इनका आपने कृत्रिम संकरण कराया और कृत्रिम संकरण से AAB क्या आ गया, 3N। अब आप चाहते हो कि इसमें कॉल्चिसिन का उपचार भी दे दो, तो कॉल्चिसिन के उपचार से गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, AAAABB, ये हो गया 6N। इस पादप को कहते हैं ट्रिटिकेल। सबसे पहला मानव जनित ट्रिटिकेल ऐसे ही बनाया गया था और यह भी किसका उदाहरण है, बहुगुणिता। तो बहुगुणिता दो तरीके से उत्पन्न हो सकती है। प्राकृतिक रूप से बहुगुणिता कैसे होगी, कोशिका में केंद्रक विभाजन हुआ, लेकिन केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ तो बहुगुणिता आ गई। और दूसरा, आपने दो अलग अलग जातियों के पादप का कृत्रिम संकरण कराया, उससे भी क्या उत्पन्न हो गई, बहुगुणिता। दोनों बहुगुणिता में दो फर्क है। देखो यह भी बहुगुणिता है 6N और यह भी बहुगुणिता है 4N, लेकिन इसमें क्या हुआ, 2N का मतलब ये मान लो AA थे तो ये 4N बन गया, मतलब AAAA। इसका मतलब ये जो बहुगुणिता है इसमें सेम गुणसूत्रों की संख्या बढ़ रही है। भाई यही गुणसूत्र वापस बढ़ रहे हैं, ये AA, तो इसका मतलब जब समान गुणसूत्रों के संख्या में वृद्धि होती है तो इसको स्वबहुगुणिता कहेंगे। भाई मेरे पास ये पेन है, ऐसे में 2 पेन, 4 पेन, 6 पेन, 8 पेन, 10 पेन कर दूं तो इसी पेन के जोड़े में वृद्धि हो रही है, स्वबहुगुणिता। और अब मैं पेन के साथ एक पेंसिल लिया हूं और उन दोनों की मात्रा बढ़ाऊं, मतलब अलग अलग गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि हो रही है, तो उसको विषम बहुगुणिता। जैसे इस केस में एक गुणसूत्र किसके हैं, गेहूं के, दूसरे गुणसूत्र किसके हैं, राई के, तो दो अलग अलग गुणसूत्रों के संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, विषम बहुगुणिता कहेंगे। आ गई बात समझ में। हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि की बात हो रही है और गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि को क्या कहेंगे, बहुगुणिता, क्योंकि बहुगुणिता में पूरा का पूरा गुणसूत्र के जोड़े वृद्धि कर रहे हैं। किस कारण ऐसा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से कब होगा, जब केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, तो उसमें एक जैसे गुणसूत्र की वृद्धि होगी, उसे क्या कहेंगे, स्वबहुगुणिता। और अगर आप कृत्रिम रूप से दो अलग अलग जातियों के मध्य संकर करते हो तो उससे भी बहुगुणिता उत्पन्न होगी, उसे क्या कहेंगे, विषम बहुगुणिता कहेंगे। क्लियर बात। लिखेंगे सबसे पहले सगुणिता या बहुगुणिता। लिख लेंगे, इस प्रकार में या इस प्रकार के विकार में
इस प्रकार के विकार में संपूर्ण गुण सूत्रों के जोड़े, इस प्रकार के विकार में संपूर्ण गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि देखी जाती है। संपूर्ण गुण सूत्रों के जोड़े में वृद्धि देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण केंद्रक विभाजन होने के पश्चात इसके कारण केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो पाना होता है। इसका कारण केंद्रक विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो पाना होता है। तो केंद्रक विभाजन तो होगा, लेकिन उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। ये बना लो उदाहरण, 2n से 4n आपको ध्यान रहेगा ये। और इसको अपन कहते हैं स्वबहुगुणिता। ठीक है, और फिर दूसरा लिख लेंगे विषम बहुगुणिता का उदाहरण। नेक्स्ट, ठीक है, ये लिख लो फिर विषम बहुगुणिता का उदाहरण। ठीक है भाई, तो हमने पहला किसकी बात कर ली? बहुगुणिता। दूसरा क्या होता है जब गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है? तो दूसरा असगुणिता। ये याद रखना, ये एलोपॉलीप्लॉइडी और ऑटोपॉलीप्लॉइडी दोनों किसके अंदर ही आएंगे? बहुगुणिता या सगुणिता में ही आएंगे। ये लिख लिया भाई सबने?
नहीं, अब डन? नहीं, अब तो हो ही गया। अब देखो भाई, सेकंड प्रकार फिर हमारे पास आता है असगुणिता। असगुणिता या जिसे हम क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। अब इसमें अब क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी या असगुणिता में भी गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आएगा, लेकिन इसमें पूरे के पूरे गुण सूत्र के जोड़े चेंज नहीं होंगे। गुण सूत्रों के जोड़े में से एक या कुछ गुण सूत्र जोड़े जाएंगे या विलोपित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास 2n है, तो या तो इसमें से एक गुण सूत्र अतिरिक्त आ जाएगा, या एक गुण सूत्र कम हो जाएगा, या दो गुण सूत्र ज्यादा आ जाएंगे, या दो गुण सूत्र कम हो जाएंगे। तो जब गुण सूत्रों के जोड़े में से एक या कुछ गुण सूत्र या तो जुड़ जाएं या विलोपित हो जाएं तो उसे क्या कहेंगे, असगुणिता। 2n+1 को हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी। 2n-1 एक गुण सूत्र कम हो जाता है तो उसे कहते हैं मोनोसोमी। दो एक्स्ट्रा गुण सूत्र हो जाते हैं तो टेट्रासोमी, और दोनों जोड़े कम हो जाते हैं तो नलीसोमी। तो इसका मतलब, एक सेकेंड, इसका मतलब यह है कि जब गुण सूत्रों के जोड़े में से एक या कुछ गुण सूत्र या तो जुड़ जाएं या कम हो जाएं तो उसको कहते हैं असगुणिता। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुगुणिता का कारण तो समझ आ गया। एक कोशिका थी, उसमें केंद्रक का विभाजन हुआ लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे जोड़े में वृद्धि हो गई। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा हो गया, एक कम हो गया, दो एक्स्ट्रा हो गए, दो कम हो गए, ये कैसे? समजात गुण सूत्रों का पृथक्करण नहीं होता। ये कोशिका विभाजन पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया ना कोशिका विभाजन? अच्छा, फिर तो क्या है, तो समजात गुण सूत्रों का पृथक्करण होता है। समजात गुण सूत्रों का पृथक्करण कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में समजात गुण सूत्र अलग अलग होते हैं। तो एक मिनट इधर देखो, इसको फॉर्मूले समझ। मैंने कहा पुरुष का जीनी प्ररूप, पुरुष में कितने गुण सूत्र होते हैं? 46। 46 गुण सूत्र में से 44 ऑटोजोम्स और 2 लैंगिक गुण सूत्र एक्स वाई। महिला में भी कितने गुण सूत्र होंगे? 46। 46 गुण सूत्र में से 44 अलिंगी ऑटोजोम्स और XX लैंगिक गुण सूत्र। सही। अब ये समजात गुण सूत्र के जोड़े अलग अलग पृथक होते हैं, तो आपके पास मियोसिस के एनाफेज 1 अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज 1 में गुण सूत्रों की संख्या आधी होगी। 44 में 22 अलग, 22 अलग, X अलग, Y अलग, ऐसे ही युग्मक बनेंगे एनाफेज 1 में। यहां पर भी ऐसा ही होगा, समजात गुण सूत्रों का पृथक्करण होगा। 22 अलग, 22 अलग, X अलग, X अलग, ऐसे ही युग्मक बनते हैं। यही आपके पास नॉर्मल सिस्टम है। अब यदि ऐसा ना हो, मतलब अगर इन समजात गुण सूत्रों का पृथक्करण ना हो, और ना हो का मतलब एक उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पर कह दिया कि एनाफेज 1 में
x गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हो रहा। असगुणिता कैसे आएगी उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा x गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं हुआ, मतलब दोनों x अलग अलग नहीं हुए। अब अगर दोनों x अलग नहीं होंगे तो एक जगह पर साथ आ जाएंगे और एक पर कुछ नहीं आएगा। तो अब आपके पास युग्मक क्या आ जाएंगे, 22a प्लस एक ही जगह पर दोनों x और दूसरी जगह पर ठाएंगा कुछ नहीं, जीरो, कुछ नहीं। अब आप क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, 44a प्लस एक्स एक्स एक्स, कितने गुणसूत्र हो गए, 47, यानी 2n प्लस 1। ये देखो 44a प्लस एक्स एक्स वाई, ये भी 47, 2n प्लस 1। फोर्टी फोर ए प्लस एक्स शून्य, यानी 45 गुणसूत्र ही है, 2n माइनस 1। 44 ए प्लस वाई 0, इसमें भी एक गुणसूत्र कम है, 2n माइनस 1। तो ये +1 -1 क्या है भाई, ये असगुणिता है। और ये असगुणिता किस कारण आ रही है, समजात गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते हैं। जब समजात गुणसूत्र अलग अलग नहीं हो पाते तो उसके कारण क्या देखी जाएगी, असगुणिता देखी जाएगी। ठीक है, पहले लिख लेंगे फिर आप ये बना लेना। तो लिख लो असगुणिता। ठीक है, लिख लेंगे फिर, इस प्रकार के गुणसूत्रीय विकार में इस प्रकार के गुणसूत्रीय विकार में गुणसूत्रों के जोड़े में से गुणसूत्रों के जोड़े में से एक अथवा कुछ गुणसूत्रों के जोड़े में से एक अथवा कुछ गुणसूत्र जोड़े जाते हैं या विलोपित हो जाते हैं, जोड़े जाते हैं या विलोपित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज 1 में, इसका कारण अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाना होता है। इसका कारण अर्धसूत्री विभाजन के एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाना होता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाना होता है। ये लिख लो उदाहरण, 2n प्लस 1 ट्राइसोमी, 2n माइनस 1 मोनोसोमी, 2n प्लस 2 टेट्रा, 2n माइनस 2 नलीसोमी।
ठीक है, ले लूं आगे। अब ये लिख लो, x गुणसूत्र का पृथक्करण नहीं होगा तो ये असगुणिता कैसे आ रही है? क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। हो गया? अरे ये ठीक हो गया? अरे वाह। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एन्यूप्लॉइडी का कारण हो गया कि समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता। और जब समजात गुणसूत्र पृथक नहीं हो पाते तो उसको हम कहते क्या है? नॉन डिसजंक्शन। ये याद रखना। जब समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन। तो एक नोट लिख लेंगे। हाँ, एक नोट। समजात गुणसूत्रों का समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाने समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाने को नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण ना हो पाने को नॉन डिसजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आपके पास इसमें उदाहरण आते हैं, मोनोसोमी का उदाहरण, ट्राइसोमी का उदाहरण। तो एक चीज यहां पर अभी याद रखनी है, जैसे मैंने कहा 2n-1 को क्या कहते हैं? मोनोसोमी। तो मोनोसोमी का एक ही उदाहरण हम पढ़ते हैं, कौन सा? क्या कर रहे हो यार? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, मोनोसोमी का एक ही उदाहरण आता है जिसे हम क्या कहते हैं?
टर्नर सिंड्रोम ये हम पढ़ेंगे भी विस्तार से, और ट्राइसोमी के कई सारे हैं। ट्राइसोमी के उदाहरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, और क्रिमिनल या जेकब सिंड्रोम। ठीक है भाई, तो ट्राइसोमी के उदाहरण में हम डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, एडवर्ड, पटाओ, क्रिमिनल या जेकब सिंड्रोम, ये सब उदाहरण हैं। हाँ, मेटा फीमेल लिख लेंगे आगे उसमें, यहां लिख लो मेटा फीमेल्स, सुपर लिख लो, उड़ाओगे अब। ये क्राइडू कैट सिंड्रोम यहां नहीं आता। क्राइडू कैट सिंड्रोम गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, पांचवें गुणसूत्र की छोटी भुजा में विलोपन होता है, तब क्या आता है? क्राइडू सिंड्रोम, यहां नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो बाकी फिर सिंड्रोम्स तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे सारे, मोनोसोमी और ट्राइसोमी इतना याद है। हाँ, सनी देओल, तो देखो भाई वो एक तो वो दामिनी फिल्म है, दामिनी फिल्म में ऐसे सनी देओल वकील होते हैं और अमरीश पुरी भी वकील होते हैं। तो अमरीश पुरी आते हैं सनी देओल के पास, और जब अमरीश पुरी सनी देओल के पास आते हैं तो उसको डराने के लिए, मतलब अमरीश पुरी है, सनी देओल है, सनी देओल का और अमरीश पुरी का नाम होता है चड्डा। हाँ, उसमें नाम है उनका। तो ऐसे सनी देओल को पहले डराते हैं, तो डरता नहीं हो, तो सनी देओल के पास में एक साइड के चमचा होता है उनका, अमरीश पुरी के पास में, वो ऐसे चाकू निकालता है। तो सनी देओल, चड्डा ऐसे समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। बंद कर दिया क्या? चालू है? बंद किया है? चालू है यार। हो बीच में मत कराओ एक तो यार, माहौल पूरा बीच में खराब कर पूरा यार। ऐसे लास्ट में, लास्ट तक आएगा पूरा, वापस मतलब वो निकालता है। तो सनी देओल बोलता है, चड्डा इन्हें समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, बट इसे चलाने के लिए जो कलेजा चाहिए ना, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो एक तो ये वाला से, फिर एक गदर फिल्म आई थी,
तो गदर फिल्म में भी अमरीश पुरी, उनका ऐसा 36 का आंकड़ा। तो अमरीश पुरी बोलता है जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो अगर मेरा बस चलता तो मैं एक एक हिंदुस्तानी को गोली से मार देता। तो फिर सनी देओल भड़क जाता, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, किन हिंदुस्तान से गोली मारेंगे आप लोग? दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आपको 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके आपके सर पे तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। बस